नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं, हिंदी के 4 लेक्चर्स थे वो। तो उसमें हमने 2 चैप्टर कवर अप कर लिए हैं और एक एमसीक्यू फॉर्मेट का जो है वीडियो हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो उसको आई बटन में देखिएगा ऊपर। ठीक है, और अगर आप एचपीएससी एचपीपीएससी के जो है एग्जाम्स होते हैं जितने भी, उनके नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सारे के सारे जो नोट्स हैं या लेक्चर्स हमारे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। वहां से जो है क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स होता है वो 200 रुपीज से ज़्यादा नहीं होता अभी तक। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एचपी टेट एचपी टीएसटी के लिए लाभदायक रहेंगे। पंचायत सेक्रेटरी, एचपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे पटवारी से रिलेटेड, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए नोट्स जो है आपको बेहतर रहेंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है बात करेंगे सबसे पहले कोट ऑफ द डे की। ठीक है, तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता पाने के लिए आपको परिश्रम जो है करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा इसमें ये। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक जो टर्म्स है वो आपको बताऊंगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहां पर जो है सबसे पहला जो पड़ाव आता है हमारा कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कहां से क्या स्टार्ट हुआ, जितने भी चार्टर एक्ट आए वो हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे आपका 1773 आया, ठीक है, फिर आपका 1813 आया, फिर आपका 1833 आया। ठीक है, और भी बहुत सारे जो एक्ट थे, 1853 वाला आया। तो ये आपका सारा का सारा जो आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1857, बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे पहले का हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमने पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप करने हैं। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है फंडामेंटल लॉ है कंट्री का, जिसके ऊपर जो है कंट्री जो है वर्क करती है, गवर्नेंस करती है। ठीक है, उन फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना पड़ता है कंट्री को और गवर्नमेंट को, और जितने भी पर्सन्स होते हैं कंट्री में रहने वाले, उन फंडामेंटल लॉज को अपनाना पड़ता है। तो जो फंडामेंटल लॉज कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लाइबिलिटीज पैदा करने के लिए जो लॉज अपनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब देखिए मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका रिटन है। ठीक है, वो रिटन है। जैसे इंडिया का देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है काफी कंट्रीज जो है 8 से 9 कंट्रीज जो है इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला के जो है बनाया हुआ है। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ फंडामेंटल लॉज की जरूरत होती है। ठीक है, फंडामेंटल लॉज की जरूरत होती है, और वो फंडामेंटल लॉज क्या है आपके, वो आपके क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, और उसी तरह से एक ऐसी कंट्री है जैसे यूनाइटेड किंगडम, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉट इन रिटन, यानी कि उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास लिखित दस्तावेज है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की एक ऐसी कंट्री है जिनका स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी वो 1857 की क्रांति से पहले ही हो गई थी। ठीक है, बिफोर 1850, बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए सबसे पहले जो आपका शुरुआत हुआ था वो कहां से हुआ था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था।
पिट्स इंडिया एक्ट, वो 1784 में आया था। ठीक है, उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1 आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 2 आया था 1813 में। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1833 में आया था तीसरा, और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने आपको 5 एक्ट लिख के दिए हैं, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि कौन सा कब कब एक्ट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784, चार्टर एक्ट आपका 1793, और इसको फर्स्ट चार्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड चार्टर एक्ट कब आया था आपका 1813 में आया था, और थर्ड कब आया था आपका 1833 में आया था, और फोर्थ कब आया था आपका ये आपका 1853 में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके HPAS, HPSSC, HPPSC, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, TGT, PGT, टेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं हिमाचल रिलेटेड, तो उनमें सभी में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट असल में था क्या, कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या था हम असल में। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो आपका 1773 में आया था, और इस एक्ट के मुताबिक एक कमेटी गठित की गई थी। एक कमेटी थी जिसके जो हेड थे वो आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उनका नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थ। उनके समय पे जो है ये कमेटी गठित की गई थी, और ये रेगुलेटिंग एक्ट की जो है रिपोर्ट को बनाने के लिए कमेटी गठित जो है की गई थी। ठीक है, और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसकी गवर्नेंस थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नेंस थी उसको जो है पार्लियामेंट्री जो है कंट्रोल के अंतर्गत रख दिया गया था। किसके अंतर्गत रख दिया गया था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत जो है वो रख दिया गया था। तो इस एक्ट में आपका सबसे पहला काम क्या होता कि कमेटी गठित की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट को बनाने के लिए, और उसके जो हेड थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नेंस थी, यानी कि जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो किसके खाते में दे दी गई थी, पार्लियामेंट्री कंट्रोल के हाथ में दे दी गई थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, मेनली जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था उस समय पे। ठीक है, इसको हम लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी बोल देते हैं। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग उस समय पे था, तो इस समय ये क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल में ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता, मद्रास और आपका जो है बॉम्बे, इसका गवर्नर जनरल यानी कि हेड बना दिया गया था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहां पर था। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का गठन था, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो था वो आपका 1774 में हुआ था, और ये जो गठन था इसका वो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, आप जिसको हम कोलकाता बोल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहां था आपका 1774 में उसकी जो है गठन किया गया था, और वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था, और उसको कहां पर खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं कि जो गवर्नर जनरल था, तो जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसके पास ये अधिकार थे कि वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बना सकता है, बट उसके किसकी मदद लेनी पड़ेगी, उसको वहां पर सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था सबसे पहले। तो ये कब क्यों आया था, क्योंकि इसके लिए जो है एक कमेटी बिठाई गई थी जिसके हेड जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है,
इंडिया में गवर्नेंस को जो है क्रिएट करने के लिए ये लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय इंडिया पर राज कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी, तो उसमें उसकी जो गवर्नेंस थी, उसकी जो पावर्स थी, वो किसके हाथ में चली गई थी? पार्लियामेंट्री कंट्रोल के हाथ में चली गई थी। और यहाँ पर ये क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वारेन हेस्टिंग, वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था और उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके कौन थे? आपके वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अब इस गवर्नर जनरल पे क्या पावर थी कि ये मद्रास, कलकत्ता और आपका बॉम्बे का जो जितने भी गवर्नर होते थे उनका हेड हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल था। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का गठन था, वैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट की जो गठन था वो 1774 में किया गया था और वो कहां किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तो गवर्नर जनरल जो था यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता था, वो भी किसकी मदद से, किसकी सहायता से? वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता से वो बना सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब गवर्नर, यानी कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बन चुका है, गवर्नर जनरल यहाँ पर बन चुका है, तो यहाँ पे कौन सा एक्ट आया? दूसरा एक्ट आया। कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या आया था? 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था? क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कैसे क्या था, यानी कि इंप्रूवमेंट के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो आया था। तो यहाँ पे जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अनुशासन में लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए इस एक्ट को जो है लाया गया था। ठीक है, और इसमें एक 6 मेंबर की जो टीम बनाई गई थी, कंट्रोलर, 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर बनाया गया था। ठीक है, तो इसको जो है एक मिनिस्टर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते थे वो हेड करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो थे वो हेड करते थे और यहां पर जितनी भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो इस बोर्ड को दी गई थी। ठीक है, तो 6 मेंबर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो कौन कंट्रोल करता था? वो मिनिस्टर करता था, कोई भी ब्रिटिश अधिकारी का। ठीक है, और इसके पास जितना भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास आ गया था? आपका इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास आ गया था। ठीक है, अब जितनी भी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होती थी, ठीक है, इश्यूज होते थे, वो किसके पास जाते थे? वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के पास चले जाते थे। किसके पास चले जाते थे? वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के पास चले जाते थे। और जितने भी प्रांत थे, प्रांत को हम क्या बोल देते हैं? प्रोविंसेस बोल देते हैं। तो प्रोविंसेस जो थे जितने भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ में जो आपके गवर्नर जनरल होता था उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको मानने पड़ते थे। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और ये क्यों आया था? रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की एक जो है टीम का गठन किया गया था और उसके जो हेड थे वो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर होता था उसका हेड। ठीक है, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास सारे के सारे जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो सारे के सारे कहां होती थी? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास थी। ठीक है, और जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड इश्यू होते थे वो किसके पास जाते थे? वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के पास जाते थे। ठीक है, जितने भी प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, वो आपके गवर्नर जनरल जो है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उस समय उनके पास जाते थे और वो जो है उन प्रोविंशियल चीजों में सुधार करने के लिए जो है वो तत्पर रहते थे। ठीक है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, यानी कि प्रोविंसेस के पास जो इंस्ट्रक्शंस थी, यानी कि जो मतलब गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी, गवर्नर जनरल की इंस्ट्रक्शंस थी, वो किसको फॉलो करनी पड़ती थी? वो प्रोविंसेस को, प्रांतों को फॉलो करनी पड़ती थी। तो इसके ठीक बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट के ठीक बाद कौन सा एक्ट आया आपका? वो आपका चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था इसमें। तीसरा जो एक्ट आया था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आपका ये आया था। ठीक है, तो यहां पे
जो मेन प्रोविजंस थे कि जो प्रीवियस एक्ट था उसमें कुछ जो है कंसोलिडेटेड करना था, यानी कि चेंजिंग करनी थी। ठीक है, जो प्रीवियस एक्ट थे, मेन प्रोविजंस इन द प्रीवियस एक्ट्स वर कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट। यानी कि मतलब क्या था कि यहां पर प्रोविजंस किए गए थे कि जो प्रीवियस एक्ट थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें जो है वो कुछ ना कुछ सुधार लाने पड़ते थे। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के मेंबर थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उनकी जो पेमेंट्स जाती थी या सैलरीज जाती थी, वो कहां से जाती थी? जितना भी इंडियन रिवेन्यू होता था वो वहां से जाती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनकी जो जितने भी आपके 6 मेंबर के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के मेंबर होते थे, उनकी पेमेंट्स और सैलरीज कहां से जाने लगी? वो आपकी इंडियन रिवेन्यू से जाने लगी, जो आपका इंडियन जो है रिवेन्यू होता था। अभी तक कोर्ट को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंटरप्रेट कर सके। तो इस चार्टर एक्ट के माध्यम से ये अधिकार आया कि कोर्ट के पास कि उसको जो है were given the power to interpret रूल्स एंड रेगुलेशन। यहां पर क्या हुआ था कि कोर्ट के पास ये अधिकार चला गया था कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या फिर गवर्नर जनरल के रेगुलेशंस रूल्स थे, उसमें वो इंटरफेयर कर सकता था। तो चार्टर एक्ट जो था वो फर्स्ट एक्ट था, 1793 में आया था। ठीक है, फर्स्ट चार्टर एक्ट था। तो इसमें प्रोविजंस क्या किए गए थे? जो प्रीवियस एक्ट हुआ करते उनको कंसोलिडेट करके एक नया एक्ट तैयार करना। ठीक है, नया उसमें कुछ ना परिवर्तन करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पेमेंट कंट्रोलर्स के जो मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स, उनकी पेमेंट कहां से जाने लगी? वो इंडियन रेवेन्यू से जाने लगी। और यहां पर कोर्ट को अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नर जनरल के वो इंटरप्रेट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपका जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था वो हमने बता दिया है। अब जो चार्टर एक्ट आया था उसके 20 साल बाद आया था। ठीक है, तो यहां पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर क्या हुआ था कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। यानी कि यहां पर मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, केम टू एन एंड। यहां पर इसका मतलब क्या है? मोनोपोली है क्या? मान लो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कोई मान लो मैं ये पेन बेच रहा हूं, तो ये मेरे पास ये अधिकार होगा कि ये मैं पेन जो है ये मैं ही बेच सकता हूं, कोई और कंपनी नहीं बेच सकती थी। तो यहां पर ये प्रावधान खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि उनकी जो है ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचने की जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जाता है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। वो कब आई थी आपकी? जिस 1813 में आई थी, वो आपका चार्टर एक्ट सेकंड 1813 में जो आया था उसके तहत हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अधिकार चला गया था कि वो गवर्नर जनरल को, गवर्नर्स को और मिलिट्री चीफ को जो है क्राउन की परमिशन से वो जो है नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी कुड अपॉइंट गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड मिलिट्री चीफ। ठीक है, ओनली विद द परमिशन ऑफ क्राउन या ब्रिटिश क्राउन इसको बोल देते हैं। ठीक है, एक यहां पर अधिकार चला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकती है, गवर्नर को अपॉइंट कर सकती है, मिलिट्री चीफ होता था जो उसको अपॉइंट कर सकती थी, बट वहां पर उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी? वहां पे जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था उसकी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, यहां पर तीसरा ये और हो गया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज थे। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है
भारत में जो है अपने धर्म को फैलाने की इजाजत यहाँ पर दे दी गई थी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है किस एक्ट के तहत कब जो है भारत में प्रचार करने की अनुमति दी थी, वो आपका चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है दे दी गई थी। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक जितनी भी लेवी यानी कि लोकल बॉडीज होती थी, ठीक है, लोकल जो बॉडीज होती थी, जैसे मैं व्यापार करूंगा लोकल में ही, तो यानी कि वहां पर लेवी टैक्स लगा दिया गया था उनके ऊपर। तो लेवी टैक्स कब लगाया गया था? वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही लगाया गया था। यहां पर एक और भी हुआ था कि प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1 लाख ऑन एजुकेशन। यहां पर एक प्रावधान कर दिया गया था कि वो हर साल जो है या हर महीने जो है वो 1 लाख रुपए का जो है एक्सपेंडिचर करेगी, कहां पर? एजुकेशन में। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्रेड मोनोपोली जो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अधिकार दे दिया गया था कि वो गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और मिलिट्री चीफ को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, बट वहां पे उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश क्राउन की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पे इन्होंने ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भारत में अपने धर्म को फैलाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, या फिर वो फैला सकते थे, ठीक है, स्प्रेड कर सकते थे। चौथा यहाँ पे प्रावधान ये कर दिया गया था कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो है वो 1 लाख रुपए का जो है प्रोविजन यहाँ पे प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट 1813 था। इसके बाद ठीक 20 साल बाद जो है एक और एक्ट आया, चार्टर एक्ट, वो आपका 1833 में आया। कब आया? वो आपका 1833 में चार्टर एक्ट आया। ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि यहां पर जो है जो गवर्नर जनरल जो था उसके पास वास्ट पावर्स दे दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट थे कि गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, जो उसकी काउंसिल हुआ करती थी, उसको जो है हैज गिवन वास्ट पावर्स, उसको जो है काफी ज्यादा पावर्स जो है वो वहां पर दे दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या अप्रूवल क्या कर दिया गया था कि जो ये काउंसिल होती थी या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, तो उसको पूरे भारत के ऊपर जो है अधिकार करने के अप्रूवल दे दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जो एक काउंसिल थी उसको रिवेन्यू के ऊपर अधिकार करने का भी जो है अधिकार दे दिया गया था। और अ सिंगल बजट फॉर इंडिया, यानी कि भारत को जो सिंगल बजट पेश करने की इजाजत भी यहां पर दे दी गई थी। और उस सिंगल बजट को कौन प्रिपेयर करता था? वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करता था। ठीक है, तो यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहां पर याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 2 भागों में डिवाइड कर दी गई थी। एक थी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवाइड कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी में। और उनके जो हेड थे वो या तो किसी के कहीं के लॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है, या फिर मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो इनका मेंबर बनता था वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोलर्स बनता था, यानी कि जो ब्रिटिश कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसका जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर भी जो है वहां पर बनता था। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो था उसको बोल दिया गया था कि आप गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो काउंसिल थी इसको इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था? वो इंडियन काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि इंडियन काउंसिल में जब काउंसिल को कन्वर्ट किया गया था तो उस समय कौन सा चार्टर एक्ट था? वो आपका 1813 जो है वो आपका चार्टर एक्ट था। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल जो गवर्नमेंट का जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या बोल दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया गया था। क्या बोल दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोल दिया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला गया था? वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया था। तो यहाँ पर ये प्रावधान देखिए यहाँ पे क्या क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ एंड हिज काउंसिल
उसके पास वास्ट पावर्स दे दी गई थी। ठीक है, काउंसिल को जो है और गवर्नर को जो है रिवेन्यू कलेक्शन का जो है अप्रूवल मिल गया था, साथ ही साथ एक सिंगल बजट को पेश करने का भी अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, और उस सिंगल बजट को जो है कौन पेश करेगा, वो आपका प्रिपेयर करेगा, वो गवर्नर जनरल प्रिपेयर करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी में रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नर जनरल जो गवर्नमेंट का होता था उसमें को किस में रिड्यूस किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिड्यूस किया गया। और जो काउंसिल होती थी उसको क्या बोला गया, इंडियन काउंसिल बोला गया। उसके बाद आपका जो है चौथा जो है लास्ट हमारा जो एक्ट आया वो आपका 1853 का चार्टर एक्ट आया। कब का आया, 1853 का चार्टर एक्ट आया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ जो है इंडियन लेजिस्लेशन में चेंजेस किए गए। किसमें चेंजेस किए गए, इसमें इंडियन लेजिस्लेशन में चेंजेस किए गए। ठीक है, चेंजेस इन इंडियन लेजिस्लेशन। ठीक है, और यहां पर जो है यहां पर उस समय जो है अधिकार था डलहौजी का, वहां पर गवर्नर जनरल कौन था, वो आपका डलहौजी था। तो यहां पर ये चीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए डलहौजी को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी कि उसके ऊपर जो है एक्ट बनाया जाए। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी प्रावधान किया गया था कि गवर्नर फॉर बंगाल यानी कि गवर्नर फॉर बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल। ठीक है, यहां पर जो है एक बंगाल के लिए एक सेपरेट जो है अलग गवर्नर जो है अपॉइंट करने की बात कही गई थी। ठीक है, यहां पर दूसरा प्रावधान किया गया था कि जो लेजिस्लेशन होती थी किसी भी कंपनी की, ठीक है, या काउंसिल की, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे। ठीक है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे उसको जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड किया जाता था। ठीक है, और जो उस कंपनी में जो है एम्प्लॉयज जो है भर्ती किए जाते थे उसको एक रिक्रूटमेंट टेस्ट की वजह से जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वहां पे उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी चार्टर एक्ट 1853 की, ये डलहौजी के समय पे आया था, और यहाँ पर इंडियन लेजिस्लेशन में जो है वो चेंजेस किए गए थे, और साथ साथ जो है एक बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त किया जाने की प्रावधान किया गया था। लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो थे यहाँ पे, तो उसको कंपनी के जो है लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी के यानी कि काउंसिल जो है वो आइडेंटिफाई करती थी। जो काउंसिल होती थी इंडियन काउंसिल वो आइडेंटिफाई करती थी, और जितने भी वर्कर्स होते थे कंपनी में उनको रिक्रूट कौन करता था, वो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट की मदद से जो है उनको रिक्रूटमेंट दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। हमने 4 एक्ट पढ़े, एक पढ़ा आपका रेगुलेशन एक्ट 1773। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद हमने 4 चार्टर एक्ट पढ़े, एक पढ़ा 1793, फिर 1813, 1833 और 1853। तो ये हमारा जो है बिफोर रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। इसके बाद जो है हमने आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है। ठीक है, आपको पता ही है कि लॉर्ड कैनिंग के समय पे जो है आपका ये रिवॉल्ट हुआ था, और आपकी मेरठ जो बैरकपुर छावनी थी, ये आपके बैरकपुर छावनी याद रखनी है आपने, बैरकपुर छावनी थी, वहां पर आपके जो मंगल पांडे थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था स्टार्ट। ठीक है, तो यहां से जो है आपकी 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट होती है। तो मंगल पांडे आपको याद रखना है कि सिपाही थे, तो ये हमारा जो है सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप जो है नोट्स परचेज करना चाहते हैं इसके तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।